हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन फाइनेंस का मीनिंग समझते हैं कि ग्रीन फाइनेंस होता क्या है। तो ग्रीन फाइनेंस को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है और एबीसी कंपनी ने देखा ये जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस एबीसी कंपनी ने सोचा कि मैं एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाना चाहता था, ताकि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके और एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इसे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये पहुंचता है बैंक के पास और उससे लोन मांगता है। तो बैंक इसे 50 लाख रुपए का यहाँ पर लोन दे देती है, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा है, जिसका एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो ये जो 50 लाख रुपए एबीसी कंपनी को दिए गए हैं लोन की फॉर्म में, इसी को हम यहाँ पर ग्रीन फाइनेंस जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम इसको सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर पाए और इस प्रोजेक्ट से हमारे एनवायरनमेंट और सोसाइटी को अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो मिल पाए। तो बेसिकली देखो, हमारी जितनी भी कंट्रीज है वो फोकस करती हैं कि हमें जो डेवलपमेंट करनी है वो इस तरीके से करनी है कि हम करंट जनरेशन की जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचाकर रखें। और इस अप्रोच को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं। तो ग्रीन फाइनेंस के अंदर हम इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस दे प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। ठीक है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बेसिकली इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो करंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि जो करंट जनरेशन है वो यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज को अकेले ही यूज कर ले, बाद में जाकर जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ही ग्रीन फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रीन फाइनेंस का मीनिंग आप समझ चुके हो। ग्रीन फाइनेंस के अंदर जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका एनवायरनमेंट और सोसाइटी को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, उनको जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाई ग्रीन फाइनेंस, हमें ग्रीन फाइनेंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखो, जो हमारा वेदर है ना, जो क्लाइमेट है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, ये बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि देखो, अगर फूड प्रोडक्शन कम हुई है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आता है तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। और जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लड, ड्रॉट्स और स्टॉर्म्स, वो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और इकोनॉमिक लॉसेस भी जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो लोन डिफॉल्ट का जो रिस्क होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि देखो, अगर इकोनॉमिक लॉस होंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा और वो लोन की रिपेमेंट सही से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड फॉर कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ग्रीन फाइनेंस के द्वारा जो है वो कर दी जाती है, क्योंकि सिर्फ पब्लिक का जो पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वह जरूरी है। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में और सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने में। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियो की। देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज के टाइम। जो मैन मेड एक्टिविटीज है, मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसकी वजह से जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तेजी से चेंज हो रहा है, उसका जो क्लाइमेट है वो तेजी से यहाँ पर चेंज हो रहा है। और इसीलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट जो है वो हमारा तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए
कौन कौन से यहाँ पर एक्शन जो है वो लिए गए हैं, इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको 1987 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। इस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज को बोला गया था कि ऐसी गैसेस जो कि हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे खास करके जो आपका यहाँ पर CFC गैस है, उसको खत्म करना, उसका यूज जो है वो नहीं करना। पहले ये जो गैसेस होती थी वो रेफ्रिजरेशन और एरोसिव्स में यूज की जाती थी, तो इस एग्रीमेंट के अंदर बोला गया कि हमें इस गैस को अब से यूज नहीं करना है और धीरे धीरे इसको बिल्कुल ही हमें यूज करना जो है वो बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर 1994 के अंदर, और ये ग्लोबल ट्रीटी थी जिसका एम था कि जो ग्रीन हाउस की जो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही है, खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हमें यहाँ पर स्टेबलाइज करनी है, क्योंकि ग्रीन हाउस एमिशन का हमारे क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है। फिर आता है आपका यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको 1997 के अंदर जो है वो लेकर आया गया था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने यहाँ पर लीगल बाइंडिंग टारगेट जो है वो सेट किए थे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कि आपको इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो ये एक लैंडमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट थी, और कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यहाँ पर एक्शन लेंगे। और इस एग्रीमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये यही था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे हमें बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ही कम हमारा जो टेम्परेचर है वो अर्थ का चेंज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर 2016 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी किगाली, और इसने जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया था, और इसने बहुत तेजी से जो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है इसके यूजेस को कम करने के ऊपर जो है वो फोकस किया था। फिर आता है यहाँ पर सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, जिसको हम शॉर्ट में CCE जो है वो कहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल था, और ये एक होलिस्टिक अप्रोच था जिससे हम एनर्जी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को अचीव जो है वो कर सकते थे। ये बेसिकली 4 Rs के ऊपर जो है वो काम करता था। पहला जो आर है वो है रिड्यूस। तो इसके अंदर बोला गया कि हमें जो कार्बन फ्यूल्स है उसके यूज को कम से कम करना होगा, देखिए हमें ज्यादा कार्बन फ्यूल यूज नहीं करने हैं, और हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस लेकर आने हैं जैसे ताकि हम कार्बन फ्यूल्स को यूज करना बंद कर सकें। रीयूज के अंदर आपको कार्बन को कैप्चर करना है और उसको वैसे ही यूटिलाइज कर लेना है बिना उसे केमिकली अल्टर किए। फिर करना है रिसाइकल। रिसाइकल के अंदर जो कार्बन है उसे हमें न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है केमिकल की हेल्प से, ताकि हम उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज कर सके। रिमूव के अंदर हमें जो कार्बन है उसे एयर के अंदर ही कैप्चर कर लेना है और उसे स्टोर कर लेना है, या फिर हमें डायरेक्ट एयर कैप्चर और नेचुरल सिंक्स का भी यूज करना है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाने हैं ताकि कार्बन एमिशन को रोका जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल प्रोग्राम फॉर ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस के अंदर ग्लोबल प्रोग्राम कौन कौन से लेकर आए गए थे, इसके अंदर आते हैं सबसे पहले इक्विटेर प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फिर प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, फिर सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर लेकर आए गए थे। ये जो स्टॉक इंडेक्स है ये बेसिकली फॉर्म की जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस को फॉलो करने, प्रिंसिपल को फॉलो करने की जो परफॉर्मेंस है उसको भी जो है वो ट्रैक करते थे। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव्स थे इन्होंने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनकरेज किया कि वो इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करें। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्रीन फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क जो है वो बनाए गए हैं। तो इन फ्रेमवर्क्स को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फ्रेमवर्क है वो है सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फॉर्म्स थे उन्हें रेगुलरली रिपोर्ट करना होता था कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और उससे कितना ESG रिलेटेड रिस्क जो है वो पैदा हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनाकर देनी होती थी। और ये जो इंस्पायर हुआ था ये बाय G20 के एफर्ट्स और टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से ये इंस्पायर होकर ये डिस्क्लोजर सिस्टम जो है वो लेकर आया गया था। उसके बाद है डायरेक्टेड और कंसेशनल लैंडिंग। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला गया था कि आप रीन्यूएबल एनर्जी को रीफाइनेंस प्रोवाइड करो, यानी कि आप अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दो ताकि वो आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन वगैरह जो है वो दे सके। ठीक है,
और ये इसीलिए किया गया था ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन जो है वो दिया जा सके। उसके बाद आता है आपका माइक्रो मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चाइना 2016, यहाँ पर बेसिकली एनवायरमेंटल कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए गए थे और इन रूल्स को फॉलो करके ही बैंक्स लैंडिंग करती थी। यानी कि जो कंपनीज एनवायरमेंटल कंप्लायंस करती थी, यानी कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो करती थी, तो बैंक को सिर्फ उन्हीं को लोन देना था और बाकी कंपनीज को लोन देना कम करना था। उसके बाद लेबनान 2010, तो यहाँ पर डिफरेंशियल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि जो बैंक ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लोन देते थे उनको उनकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी गई थी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बैंक, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। उसके बाद ब्राजील 2011, तो यहाँ पर जो कैपिटल एडुकेसी प्रोसेस थी इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया था, और जब कैपिटल एडुकेसी की बात आती थी उसके अंदर एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क को भी इंक्लूड जो है वो किया जाता था। उसके बाद हमारा है ग्रीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने स्पेशल ग्रीन बैंक्स जो है यहाँ पर सेटअप किए थे, और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप की थी जो कि ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती थी। और एडीबी और यूएसएआईडी ने भी कई कंट्रीज को असिस्ट किया कि वो ग्रीन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, और ये काम उन्होंने पार्शियल क्रेडिट या फिर बॉन्ड गारंटी प्रोवाइड करके किया था। अब क्यों रिकैप अगर हम ले, तो ये जो ग्रीन फाइनेंस होता है वो बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है वो दिया जाता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल रिस्क जो है वो अराइज होते हैं, जैसे कि क्रेडिट डिफॉल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ग्लोबल एफर्ट्स, तो ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो, पेरिस एग्रीमेंट, और इनका एम यही था कि टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है। उसके बाद सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता था कि हम कार्बन को रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और फाइनली कार्बन को रिमूव भी करेंगे। कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी जो कि मेनली यहाँ पर ग्रीन फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती थी, और वो लार्ज स्केल के ऊपर एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती थी। अब अगर हम इंडियन एक्सपीरियंस की बात करें, तो इंडिया के अंदर ग्रीन फाइनेंस पे 2007 से फोकस करना स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन दी थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक। और इस नोटिफिकेशन के बाद ही इंडिया के अंदर ग्रीन फाइनेंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट जो है वो कर दिया गया था, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर पहली बार बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है। तो इंडिया के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर, और इसके अंदर एक ब्रॉड पॉलिसी बनाई गई थी जो कि क्लाइमेट इंपैक्ट को मिटिगेट करने पे फोकस करती थी। फिर आता है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट 2011 में से बनाया गया था, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, और एक नोडल एजेंसी थी जो कि ग्रीन फाइनेंस के केस में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो करती थी, उनको मॉनिटर करती थी ताकि ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद सेबी ने भी कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज थी उनको कंपलसरी बोला गया कि आपको सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, यानी कि आप कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो आपको डिस्क्लोज जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन बॉन्ड को भी यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर गाइडलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे 2017 के अंदर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135, तो ये जो कंपनी एक्ट 2013 है इसका जो सेक्शन 35 135 है वो कंपनीज को कहता है, जो लार्ज कंपनीज है उनको कहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का उसका जो एवरेज निकल कर आया है, जैसे अगर एक कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 20-20 हज़ार आया है तीनों साल, पहले साल 20 हज़ार पे, दूसरे साल 20 हज़ार पे, तीसरे साल 20 हज़ार पे, इसका एवरेज निकालोगे तो वो आपका 20 हज़ार ही निकल कर आएगा। तो इसका जो 2% है वो कंपलसरी जो है वो कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के ऊपर ही खर्च जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आरबीआई ने भी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर मेजर्स लिए, जैसे कि आरबीआई ने जो है रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर लिया 2015 के अंदर, जिसकी वजह से इन कैटेगरी को कंपलसरी बैंकों को लोन देना पड़ता था। आरबीआई ने रिपोर्ट्स और कम्युनिकेशन की हेल्प से जो पब्लिक है, इन्वेस्टर और बैंक है, उनके बीच में ग्रीन फाइनेंस को की अवेयरनेस जो है वो उसको इंक्रीज किया, लोगों को पता लगने लगा कि ग्रीन फाइनेंस क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि यहाँ पर फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसको 2 फेजेस में यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2015 और 19, और इनका मोटिव यही था कि जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अपफ्रंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन वगैरह जो है वो दिया जा सके। साथ के साथ
चार्जिंग स्टेशन को भी बिल्ड करने के लिए लोन दिया जा सके, इसके बारे में बोला गया था। उसके बाद एसबीआई ग्रीन कार लोन्स, ठीक है, तो यहाँ पर लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट से 20 बेसिस पॉइंट कम का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए, और जो रिपेमेंट होती थी वो भी नॉर्मल लोन के केस में लॉन्गर रहती थी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो लेकर आया गया था। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती थी, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कि हाई एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स और बैटरीज प्रोड्यूस करते थे, तो वो जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलता था, जिनसे कंपनीज और एनकरेज होकर ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने लगी थी। फिर भी उसके बाद आरबीआई ने और एक्शंस लिए, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी था प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर तो 2015 के अंदर ही इसे इंक्लूड कर लिया था, पर इसकी एक्सपेंशन की गई थी, और एक्सपेंशन के अंदर जो पहले लोन की अमाउंट 15 करोड़ होती थी उसे बढ़ाकर 30 करोड़ जो है वो कर दी गई थी। और जो हाउस होल्ड थे वो यहाँ पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए अप टू 10 लाख रुपीज तक का जो है लोन ले सकते थे। जो नेशनल टारगेट यहाँ पर जो है वो रखा गया था रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, वो 2030 तक 450 गीगावाट जो है वो रखा गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग। तो ये जो ग्रीन फाइनेंस है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। पहला जो मेथड है वो है ग्रीन लैंडिंग। इसके अंदर जो आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डायरेक्टली लोन्स और एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एबीसी कंपनी थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहती थी, तो बैंक ने यहाँ पे डायरेक्टली इसको 50 लाख रुपए का लोन जो है वो दे दिया। तो ये पहला मेथड है ग्रीन लैंडिंग का। उसके बाद कुछ ग्रीन बॉन्ड्स यूज किए जाते हैं। ग्रीन बॉन्ड बेसिकली फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इशू करके जो कंपनीज होती हैं वो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए फंड जो है वो रेज करती है। जैसे एबीसी कंपनी है, इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना था, तो इसने यहाँ पर 50 लाख के जो बॉन्ड है वो मार्केट में यहाँ पर इशू जो है वो कर दिए, ठीक है, और पब्लिक को बोला कि आप इन बॉन्ड को परचेज करिए क्योंकि इस पैसे से हम इको फ्रेंड क्लाइमेट और एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो लोगों ने यहाँ पर इस बॉन्ड को परचेज कर लिया। तो ये दूसरा तरीका हुआ ग्रीन बॉन्ड का। और ग्रीन बॉन्ड से जो भी फंड रेज किए जाते हैं उसको यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कई बार ये टैक्स इंसेंटिव्स के साथ भी इशू किए जाते हैं, यानी कि अगर इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट भी जो है वो मिल जाती है। वर्ल्ड बैंक जो है वो लार्जेस्ट इशूअर था ग्रीन बॉन्ड का 2020 में, जहां पर उसने 164 बॉन्ड जिनकी वर्थ 14.4 बिलियन थी वो इशू किए थे। और जो इंडिया के जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं उसके 76% जो बॉन्ड्स हैं वो यूएसडी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। उसके बाद बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ खास तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इशू किए जाते हैं जो प्रोजेक्ट यहाँ पर एनवायरमेंटल और सोशल दोनों ही बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देखो, जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका एनवायरमेंट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, उनके लिए दिए जाते हैं। पर ये जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है, इन बॉन्ड का यूज ऐसे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है जो कि यहाँ पर एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि इन बॉन्ड्स के अंदर आपको ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड दोनों के ही फीचर जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। क्या है आपका यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स? ये जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कुछ खास कंपनीज ही इशू कर सकती हैं, और ये कंपनीज वो होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने की कमिटमेंट देती है। जैसे कि एक एबीसी कंपनी है, उसने यहाँ पर बोला है कि इस साल जो है हम 10% अपने प्रॉफिट का एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे खर्च करेंगे। तो एक स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट को कमिट कर रही है, तो ये जो कंपनीज हैं वो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। अब इन बॉन्ड की खासियत क्या है कि इन बॉन्ड्स को हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए टाइप नहीं रहते हैं। कॉर्पोरेट जो है अपने जनरल पर्पसेस के लिए इसे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एबीसी कंपनी ने फंड रेजिंग कर ली तो वो उस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बस उसे एक स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव जो है वो करना होगा। फिर आता है आपका यहाँ पर सोशल बॉन्ड। सोशल बॉन्ड फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इशू किया जाता है
ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने के लिए जो कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएंगे। जैसे ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, तो सोशल बॉन्ड इशू किया जाता है सोसाइटी रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए जिनका सोसाइटी के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि ये जो बॉन्ड से जो फंड रेज किए जाते हैं इसका यूज हम अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन और फूड सिक्योरिटी के लिए जो है वो कर सकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर क्लाइमेट बॉन्ड। क्या आता है आपका यहाँ पर क्लाइमेट बॉन्ड? ये जो क्लाइमेट बॉन्ड होता है ये बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इशू किया जाता है। मतलब इस बॉन्ड से जो भी पैसा आता है उससे हम ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। और ये स्पेसिफिकली कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं उनके लिए दिया इशू किए जाते हैं, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी क्लाइमेट बॉन्ड्स होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, पर ऑल ग्रीन बॉन्ड जो है वो क्लाइमेट बॉन्ड नहीं होते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड क्या है? तो देखो समंदर का जो रंग है वो है ब्लू। समंदर के अंदर भी हमारे एनवायरमेंट है एक पूरा का पूरा, जहां पर जो समुद्री जीव है वो रहते हैं। तो ये जो ब्लू बॉन्ड है ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इशू किए जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पर वाटर रिलेटेड, जो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि मरीन कंजर्वेशन सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट करते हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड है वो वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इशू जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रीन इकोनॉमी की। ग्रीन इकोनॉमी जो है वो ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि एनवायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करती है, साथ के साथ इकोलॉजिकल डेफिसिट्स को भी रिड्यूस जो है वो करती है, और सस्टेनेबल ग्रोथ करती है इकोनॉमी की बिना बिना नेचर को हार्म किए। कहने का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जाती है इकोनॉमी की। उसके बाद बात करेंगे ग्रीन मनी और ग्रीन डिपॉजिट। अब देखो ग्रीन मनी और ग्रीन डिपॉजिट क्या है? तो जो आरबीआई है, जो आरबीआई है उसने 2023 के अंदर एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए, और इन्होंने आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज को एनकरेज किया था कि वो पब्लिक को ग्रीन डिपॉजिट जो है वो ऑफर करे। यानी कि कस्टमर इन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट करवाएंगे उस पैसे को स्पेसिफिकली जो बैंक है वो यहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड सोशल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ही लोन वगैरह जो है वो दे सकती है। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम ग्रीन डिपॉजिट जो है वो कहते हैं। यानी कि इन डिपॉजिट्स के अंदर जो भी पैसा होगा बैंक उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ही लोन के फॉर्म में जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो जो भी पैसा होगा उसको ये जो पैसा है वो ऑफिशियल ग्रीन टैक्सोनॉमी के साथ अलाइन करता होना चाहिए। यानी कि ये जो पैसा है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेगा, क्लाइमेट रेजिलियंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद ग्रीन मनी और इको करेंसी, ये क्या होती है? देखो ग्रीन मनी ऐसे फंड्स होते हैं जिनको एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि स्पेसिफिकली इन फंड्स को हम अलग रख लेते हैं अपने पास ताकि इस पैसे को हम एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए यूज जो है वो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? देखो ग्रीन वॉशिंग एक मिसलीडिंग प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर जो कंपनीज होती है वो दावा करती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ताकि वो कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। पर एक्चुअली में उनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। जैसे एक एबीसी कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो वो सबको बता रही है गवर्नमेंट और कंज्यूमर को कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, पर असलियत में क्या था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे उस इलाके का पूरा जो वाटर रिसोर्सेज है वो हार्मफुल बन जाएगा। यानी कि ये जो फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा था उसका जो भी वेस्ट होता था वो इस विलेज के गांव में जो है वो जाएगा, विलेज के गांव के नदी में जो है वो जाएगा, जिससे यहाँ पर पूरा का पूरा जो विलेज है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। पर वो गांव के लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे इन्वायरमेंट की यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो इसको हम यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग जो है वो कहते हैं, इसको हम ग्रीन वॉशिंग जो है वो कहते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक था ग्रीन फाइनेंस। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? तो ग्रीन फाइनेंस के अंदर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और उन प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट और सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हैं। ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जा सके, यानी कि करंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी कोई भी नुकसान जो है वो ना हो। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर आज का जो है वो कंप्लीट हो गया है। और
अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, जिससे आपको जब टाइम मिलता है आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू करके सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और वीडियोस की ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन एमबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारे यहाँ पर बेसिकली सीसीपी की लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं, जहां पर हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सीसीपी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे इन रेगुलर सेशंस को अटेंड करना होगा। हमारी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस जो है वो हो चुकी है, 20 से ज़्यादा चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया तो एक बार जाकर उसे भी ज़रूर जो है वो देख लेना, ठीक है। और हमारे जो अपकमिंग लाइव सेशन है उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा जरूर कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें यहाँ पर मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।